भाई ये सच्चाई है, कनाडा के अंदर ऐसी होती है। एक्सपेक्ट मत करना कि यहाँ आने के बाद आपकी बढ़िया सैलरी लग जाएगी, जिंदगी भर अपना लोन ही उतारते रह जाओगे, 5-10 साल यही सब चलता रहेगा, गराज ही खरीद पाओगे, घर तो नहीं खरीद पाओगे। आज की जो ये वीडियो है ना, बहुत ही अलग होने वाली है, बहुत ही डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही रॉ तरीके से, बहुत ही रैशनल होकर, बिना कोई फिल्टर लगाए आप लोगों से बातचीत करने वाला हूँ। क्योंकि कल ऑफिस से आने के बाद मैं अपना थोड़ा इंस्टाग्राम वगैरह चला रहा था, स्क्रॉल कर रहा था और मैसेजेस वगैरह पढ़ रहा था सब्सक्राइबर्स के, फॉलोअर्स के। तो आप में से काफ़ी सारे लोग, मतलब बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई हम कनाडा आना चाहते हैं, इस चीज़ का क्या स्कोप है, कनाडा कैसे आए। कोई ग्रेजुएशन के बाद आना चाहता है, कोई अपनी 12th करके आना चाहता है, और काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपनी 10th करके कनाडा आना चाहते हैं। तो उन सारे क्वेश्चंस का मैं आंसर इस वीडियो के थ्रू देना चाहता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली वीडियो स्टार्ट करने से पहले दो चीज़ें आपको ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि काफ़ी सारे लोग मेरे को ये बोलेंगे कि मैं डीमोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। यार मैं किसी को भी डीमोटिवेट करने की कोशिश नहीं कर रहा, ना ही मैं किसी को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को सच्चाई बता रहा हूँ कि भाई ये सच्चाई है, कनाडा के अंदर ऐसी होती है स्टूडेंट लाइफ, स्टूडेंट्स के साथ या फिर जो लाइफ होती है ऐसा हिसाब किताब रहता है। तो अपनी प्लानिंग, अपनी एक्सपेक्टेशंस उस हिसाब से रखना, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि भाई ये नहीं चाहता कि हम लोग कनाडा आए, खुद तो सेटल हो गया, ये नहीं चाहता कि हम लोग आएँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी के आने से या किसी के ना आने से कनाडा मेरी पर्सनल लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो कनाडा आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, क्या हिसाब किताब है कनाडा के अंदर, उसके बारे में जरा बात कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से, रियलिटी। हाँ जी, तो यार आपकी कनाडा की जर्नी का जो सबसे पहला स्टेप होगा या फिर माइलस्टोन भी कह सकते हो जो होगा, वो होगा आपकी कोर्स की सिलेक्शन। तो अगर आप पर्टिकुलरली अगर आप 12th के बाद कनाडा में पढ़ाई करने आना चाहते हो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, और आप कोई बेसिक सा डिप्लोमा या फिर एडवांस डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोर्स करने के लिए कनाडा आते हो और ये सोचते हो कि भाई कनाडा आने के बाद तो बहुत ही ज़्यादा सैलरी हो जाएगी, हमारी लाइफ बिल्कुल बदल जाएगी, तो यार ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। इसको आप इस तरीके से देख सकते हो कि अगर आप इंडिया में अपनी किसी होम कंट्री में 12th के बाद कोई डिप्लोमा करते हो बेसिक सा, तो उसके बेसिस पे आपकी कैसी जॉब लगेगी, कितनी आपको सैलरी मिलेगी। आजकल तो यार बड़ी बड़ी डिग्री करके लोगों को ठीक ठाक सैलरी नहीं मिलती है कि अपना गुजारा कर पाएँ, तो डिप्लोमा करके तो किस टाइप की जॉब लगेगी ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो। और सच्चाई के बारे में सबको पता है, ठीक है, कि क्या हिसाब किताब होता है। तो कनाडा भी यार इसी प्लेनेट के ऊपर है, किसी और प्लेनेट पे तो है नहीं। तो यहाँ भी वही हिसाब किताब है। अगर आप 12th के बाद अपना कोई नॉर्मल सा डिप्लोमा करते हो, मैं क्रेडेंशियल की बात नहीं कर रहा कि डिप्लोमा बेकार है या फिर एडवांस डिप्लोमा बेकार है या सर्टिफिकेट कोर्स बेकार है, मैंने भी अपना पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कोर्स ही किया था। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कौन से फील्ड में आप करते हो, ठीक है। अगर उसकी यहाँ पे कनाडा के अंदर डिमांड नहीं है, मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है, उस कोर्स में कुछ सिखाया ही नहीं जाता, तो एक्सपेक्ट मत करना कि यहाँ आने के बाद आपकी बढ़िया सैलरी लग जाएगी। तो कोर्स बहुत ध्यान से सिलेक्ट करना है। अगर बेसिक सा कोर्स सिलेक्ट किया तो फंस जाओगे, यहाँ आने के बाद कुछ नहीं होने वाला, फिर यहाँ आने के बाद रोगे। अब आपका कोर्स वगैरह सिलेक्ट हो जाता है, जो भी आप कोर्स सिलेक्ट करते हो, वीज़ा आपका लग जाता है कनाडा का, स्टूडेंट वीज़ा, और फिर आप कनाडा आ जाते हो खुशी खुशी। अब कनाडा आने के बाद जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं उनकी पहली दो सबसे जो मेन रिक्वायरमेंट होती हैं वो होती हैं अकोमोडेशन और पार्ट टाइम जॉब। अब दोनों को एक एक करके मैं ज़रा बात करता हूँ दोनों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं अकोमोडेशन के बारे में। तो यार आज के टाइम पे कनाडा के अंदर अकोमोडेशन के जो रेंट है ना वो बहुत ज़्यादा है। अगर मैं 5-6 साल पहले की बात करूँ, जब आपको कोई चाचे का लड़का, मामे का लड़का या फिर कोई पुराना दोस्त या फिर स्कूल का फ्रेंड वो कनाडा आया था, तब का ज़माना बहुत अलग था, ठीक है। उस टाइम जो रेंट होते थे, जब मैं कनाडा आया था 2018 में, मेरा जो पहला रेंट था वो था $194 पर मंथ। आज के टाइम पे इतने रेंट में रूम मिलना तो यार इम्पॉसिबल है। अगर मैं किचनर वाटरलू की बात करूँ तो यहाँ पे $500-550 पर मंथ, इतना तो आपका शेयरिंग में रहेगा ही रहेगा, इससे कम में यार मिलना बहुत मुश्किल चीज़ है, ठीक है। उसका मेन रीज़न ये है कि यार आज के टाइम पे जो इंटरेस्ट रेट हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, ठीक है। उसकी वजह से लोगों की मॉर्गेज बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब लोग अपनी मॉर्गेज ज़्यादातर रेंट से ही निकालते हैं, लोगों को किराए पे चढ़ा के। अब अगर मॉर्गेज बढ़ेगी तो अपना किराया भी बढ़ा देते हैं और फिर रेंट्स वगैरह बढ़ जाते हैं और स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है, ठीक है। अगर आपकी जीआईसी में महीने में आपको $650 या फिर $700 आते हैं, उसमें से अगर आपका $550-600 रेंट में ही निकल जाता है तो आप क्या ही करोगे, ठीक है। तो बेसिकली ये सोच के मत आना कि भाई पार्ट टाइम जॉब कर लूँगा, अपनी फ़ीस भी निकाल लूँगा, लोन भी उतर जाएगा। सिर्फ पार्ट टाइम जॉब से आपकी फ़ीस नहीं निकलने वाली, आपका लोन नहीं उतरने वाला। आपको 4 मंथ्स की ब्रेक चाहिए ही चाहिए, उसी से आपका सारा हिसाब किताब होगा। अगर ब्रेक नहीं होगी तो ये भूल जाओ कि कॉलेज में पढ़ाई करते करते आपकी फ़ीस इकट्ठी हो जाएगी या लोन उतर जाएगा, ठीक है। तो ये अपने दिमाग में बात रख के आना। और बाकी बात करें अगर पार्ट टाइम जॉब्स की, तो आज के टाइम पे पार्ट टाइम जॉब मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये नहीं कह रहा कि इम्पॉसिबल है, अगर एफर्ट लगाओगे, अपने आप को बाहर जाओगे तो डेफिनेटली मिल जाएगी, लेकिन थोड़ा हिसाब किताब मुश्किल हो रखा है। 4-5 साल पहले हिसाब किताब अलग था, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का जो इनफ्लो था वो कम था, अवेलेबिलिटी ज़्यादा थी जॉब्स की, तो धक्के खाने पड़ेंगे, बाहर जाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपको जॉब मिलेगी, या फिर रेफरेंस वगैरह जो भी हिसाब किताब है वैसे जॉब मिलेगी, ठीक है।
एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, इन दोनों का रीज़न एक और बताना चाहता हूँ। तो पहले क्या होता था, जब बच्चे आते थे पढ़ाई करने के लिए किसी भी सिटी में, सारनिया हो गया, थंडर बे हो गया, फिर लंदन, किचनर हो गया, छोटी सिटीज़ में, तो क्या होता था अपनी पढ़ाई वगैरह कंप्लीट करके वो बड़ी सिटीज़ में मूव हो जाते थे, टोरंटो, वैंकूवर, मॉन्ट्रियल वगैरह, अपनी जॉब्स वगैरह करने के लिए फुल टाइम वाली। लेकिन आज के टाइम पे काफ़ी सारे रीजंस की वजह से वो छोटी सिटी से बाहर नहीं निकलते हैं। पहली बात तो अफोर्डेबिलिटी, छोटी सिटीज़ में खर्चे कम होते हैं, तो सोचते हैं कि छोटी सिटी में रहते हैं, अपना खर्चा कम है, वहीं पे अपनी फुल टाइम जॉब कर लेते हैं, ठीक है। और साथ के साथ फुल टाइम जॉब के साथ साथ वो अपनी पार्ट टाइम जॉब भी करते रहते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि वो बाहर नहीं निकलते हैं। जो नए बच्चे आते हैं उनको चीज़ें मिलती नहीं है, ना ही अकोमोडेशन मिलती है, ना ही पार्ट टाइम जॉब मिलती है, क्योंकि पहले तो बच्चे निकल जाते थे तो वो वैकेंसी वगैरह हो जाती थी, अब वो नहीं होती है। तो बेसिकली आज हो क्या रहा है कि बच्चे बाहर कम निकलते हैं और आ ज़्यादा रहे हैं। तो ओवरऑल जो है ना वो स्टूडेंट्स का नंबर बढ़ता जा रहा है। उसकी वजह से कंपटीशन बढ़ रहा है, अकोमोडेशन महंगी हो रही है और पार्ट टाइम जॉब मिलना मुश्किल हो गया। तो ये हिसाब किताब है। तो दिमाग में डाल के आना कि भाई अकोमोडेशन और पार्ट टाइम जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत दिक्कत आने वाली है। तो अपने ऑल्टरनेट सोच के आना कि भैया पार्ट टाइम जॉब नहीं मिलती है तो पैसा कहाँ से कमाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। फिर पार्ट टाइम जॉब अकोमोडेशन का किस्सा खत्म होता है, उसके बाद आती है आपकी पढ़ाई। तो भाई कनाडा के अंदर ना पढ़ाई करनी पड़ेगी, चीटिंग वगैरह नहीं चलती है। इंडिया में क्या होता था, सेमेस्टर खत्म होने वाला होता था या फिर एग्जाम्स वगैरह आते थे, उससे 5 दिन पहले हम अपनी पढ़ाई वगैरह करके नोट्स वगैरह इधर उधर से एक्सचेंज करके अपने एग्जाम वगैरह क्लियर कर लेते थे। कनाडा के अंदर ऐसा नहीं होता। कनाडा के अंदर आपके जो मेन एग्जाम्स होते हैं ना एंड वाले, उनकी 20 या 25% वेटेज होती है। उससे पहले असाइनमेंट्स होते हैं, क्विज़ेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, प्रैक्टिकल क्लास में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, एक्टिविटीज़, उनके भी मार्क्स लगते हैं। तो पूरे सेमेस्टर में आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। अगर आप ये कनाडा में सोच के आ रहे हो ना कि भैया कनाडा में जाएंगे मजे करेंगे, पढ़ाई तो करनी नहीं है, पढ़ाई बहुत ईजी होती है, ऐसा नहीं है। अगर मुश्किल सा कोर्स लेके आ रहे हो ना, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर्स वगैरह, तो पढ़ाई मुश्किल होने वाली है। पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ेगा और साथ के साथ अपने घर के काम भी होते हैं और पार्ट टाइम जॉब भी होती है। तो ये चीज़ भी माइंड में डाल के आना, मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़, अगर बेसिक सा कोर्स लेके आ रहे हो, बिजनेस, उसमें ज़्यादा टेंशन नहीं है, लेकिन उनका फिर करियर भी पता ही आप लोगों को क्या होगा, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद आती है कि भैया पीआर लेनी है कनाडा की। अब अगर आप 12th के बाद किसी भी प्रोविंस में कनाडा में आ रहे हो, एक्सप्रेस एंट्री जो फेडरल वाला सिस्टम है उसके थ्रू पीआर होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है अगर आप 12th के बाद कनाडा आए हो, क्योंकि आपके पॉइंट बनेंगे 1 साल या 2 साल के कैनेडियन एक्सपीरियंस के बाद 430, 440 इसके आसपास बनेंगे। तो इतना कट ऑफ नहीं आने वाला आगे आने वाले काफ़ी ज़्यादा टाइम तक, ऐसा लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं। अभी फिलहाल 480 से ऊपर चल रहा है, तो एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू पीआर होना मुश्किल है। तो दूसरा जो ऑप्शन आता है वो आती है कि पीएनपी लो। अब अगर आप 12th के बाद ओंटारियो में आते हो, ब्रिटिश कोलंबिया में आते हो या फिर क्यूबेक में आते हो, तो पीएनपी मिलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है यहाँ पे। तो अपनी प्लानिंग पहले से ही करके आओ कि भाई मैं 12th के बाद जा रहा हूँ, प्रैक्टिकल होके आओ कि भाई पीआर नहीं होने वाली। पीआर भी एक ज़रूरी चीज़ है, मैं मानता हूँ पीआर एक बाई प्रोडक्ट है, लेकिन वो भी होना ज़रूरी है। वो नहीं होगी तो फिर क्या ही करोगे, ठीक है। तो प्लानिंग करके आओ कौन सी प्रोविंस में जाना, क्या पढ़ने जाना है। अगर ऐसे बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे बस आ जाओगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो पहले सोच के आओ, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर इतना सारा इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल है, यूट्यूब चैनल्स हैं, इंस्टाग्राम, काफ़ी सारे लोग अपनी वीडियोस वगैरह डालते हैं, और ऑनलाइन वैसे भी इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है। पहले 4-5 साल पहले या फिर 2015 की बात करें, तब इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी, या कनाडा की लाइफ के बारे में हमें नहीं पता था। तो यहाँ पे आके बच्चे शॉक हो जाते थे कि भैया क्या हो गया, ऐसा तो हमने एक्सपेक्ट किया ही नहीं था, हमें तो कुछ और ही दिखा था मूवीज़ वगैरह में या फिर यूट्यूब वगैरह पे जो भी व्लॉग्स वगैरह होते थे। लेकिन अब जेन्युइन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो अब भी गलती करते हो तो यार, मैं कोई गलत वर्ड नहीं बोला जाता, लेकिन वो गलती है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि फिर आती है LMIA। जब किसी की PNP नहीं होती है तो वो सोचते हैं कि भाई चलो LMIA खरीद लेते हैं। अब LMIA सस्ती नहीं होती है, $25,000 $30,000 इतने की मिलती है। मैंने आंखों से देखा है बंदों को इतना पैसा लगाते हुए। अब एजुकेशन लोन लोगे $30,000 $35,000, ऊपर से LMIA लोगे $50,000-60,000, तो फिर ज़िंदगी भर अपना लोन ही उतारते रह जाओगे। 5-10 साल यही सब चलता रहेगा। फिर कनाडा आए किस लिए थे, ठीक है। लोन उतारने तो नहीं आए हम, ठीक है। अपनी ज़िंदगी बनाने आए, पीसफुल लाइफ जीने आए, अपना लाइफस्टाइल सुधारने आए हैं, इंजॉय करने आए हैं। अब लोन उतारते रहेंगे तो ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी ना। तो ध्यान से। दूसरी चीज़ बताना चाहता हूँ, चलो पीआर वगैरह बंदा किसी जुगाड़ से कर लेता है या फिर सीधे सीधे तरीके से जैसे भी हो जाती है, उसके बाद ज़्यादा जनता सोचती है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल चाहते हैं कि भैया कनाडा के अंदर हमें एक घर खरीदना है, बढ़िया सा अपने सपनों का घर बनाना है। अब ये रैट रेस है, सही है घर खरीदना गलत है, ये मेरे को नहीं पता, लेकिन ज़्यादातर लोग यही चाहते होते हैं, ठीक है। अब अगर घर खरीदने के बारे में आपको 2 चीज़ें मैं सीधी सीधी बता देता हूँ कि अगर आप लोन लेने जाओगे बैंक से, अपनी मॉर्गेज लेने जाओगे, आपका जो एनुअल पैकेज होगा उसको बैंक सीधा सीधा अप्रॉक्सीमेटली 4.5 से मल्टीप्लाई कर देगा। अगर आप मिनिमम वेज पे काम करते हो तो मिनिमम वेज पे आप $30,000 कमाओगे, ठीक है। $30,000 को 4.5 से मल्टीप्लाई करके देख लो, लाइक $2 लाख कुछ बनते हैं। उसके ऊपर $50,000 आपकी डाउन पेमेंट हो जाती है, तो $2.5 लाख में एक गराज ही खरीद पाओगे, घर तो नहीं खरीद पाओगे, ठीक है। कॉन्डो भी नहीं आने वाला। तो
सारी चीज़ें घूम फिर के आ जाती है आपकी कोर्स की सिलेक्शन पे, आपकी पढ़ाई कैसे करते हो, अपने स्किल्स अपनी नॉलेज किस तरीके से डेवलप करते हो, ठीक है। तो ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ घर खरीदने से रिलेटेड ये है कि यार अगर आप महीने के $3000 कमा रहे हो, 2000 $2500 कमा रहे हो, अब खर्चा अगर आपका $2000 है, महंगी गाड़ी खरीद लेते हो, पता नहीं जो भी खर्चा आपका, और महीने के एंड में आपके $500 सेव हो रहे हैं, और आपको अगर 7 लाख का घर खरीदना है, एक डिसेंट सा घर, किचन और वाटर रूम में $7 लाख का आता है, उसकी अगर आप 5% भी डाउन पेमेंट करना चाहते हो तो 35,000 उसकी डाउन पेमेंट हो जाती है मिनिमम। तो अगर आप $500 महीने के सेव कर रहे हो तो 35,000 इकट्ठे होने में आप सोच सकते हो कितना टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इनकम ज़्यादा होनी चाहिए। इनकम ज़्यादा कैसे होगी? अगर आपकी बढ़िया जॉब होगी या फिर बिजनेस होगा। वो बढ़िया कैसे होगा? अगर आपके पास स्किल्स होंगे, नॉलेज होगी। वो बढ़िया कैसे होगा? जब आप थोड़े सीरियस होगे, ढंग का कोर्स लेके आओगे, तो सारी चीज़ें फिर से घूम फिर के कोर्स पे आ जाती हैं। तो थोड़ा सोच समझ के आओ। कनाडा इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक, या फिर कोई फेरी लैंड नहीं है। मेहनत यहाँ भी है, इंडिया में भी है, पाकिस्तान, कोई भी साउथ एशियन कंट्री ले लो या फिर कोई भी दुनिया की कंट्री ले लो, कुछ भी अचीव करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ आते ही आप देखते हो कि भाई कोई चैलेंजर चला रहा है, कोई चार्जर चला रहा है, किसी ने iPhone 14 Pro Max ये सब ले लिया। ये सारी चीज़ें यहाँ पे ख़रीदना बहुत ईजी है, लेकिन उनको अफोर्ड करना, उनको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एक चैलेंजर, चार्जर, मस्टैंग का जो खर्चा है महीने का $1200 $1500 इतना आता है। मैं नहीं चाहता कि ये आप यहाँ पे आओ, फिर रात को नींद ही नहीं आ रही है बंदे को कि भैया मेरे को किस्त निकालनी है गाड़ी की, चैन की नींद लेने आ रहे हैं, ठीक है। पैसा कमा लिया, ठीक है, पैसा का उस पैसों का या फिर उस गाड़ी का क्या फ़ायदा कि आप रात को सो ही नहीं पा रहे हो कि यार कल मेरी किस्त जानी है, हर 14 दिन बाद मेरी गाड़ी की इंस्टॉलमेंट जानी है, या फिर हर 30 दिन बाद मेरी इंश्योरेंस जानी है। उसका क्या फ़ायदा जब नींद ही नहीं आ रही है? तो थोड़ा सा वो समझ के आओ। गाड़ी वगैरह कोई भी चीज़ खरीदते हो, ये सोच के खरीदो कि इसकी अगर कोई इंस्टॉलमेंट है तो मेरे को टेंशन ना हो इंस्टॉलमेंट वगैरह की। इतनी मेहनत करो, इतनी सैलरी हो कि, और या फिर उस तरीके की गाड़ी खरीदो कि आपको किसी चीज़ की टेंशन ना हो कि यार पेमेंट जानी है। और इनके अलावा बाकी डेली लाइफ भी होती है कि भाई अपनी डेली लाइफ है, घर पे सारे जो काम होते हैं, कपड़े धोना हो गया, बर्तन मांजना हो गया, खाना बनाना हो गया, घर की सफाई करना हो गया, वो तो खुद करना ही पड़ेगा। तो वहाँ भी मेहनत है। तो हर जगह से मेहनत ही मेहनत है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, कनाडा में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया हो जाएगा, लेकिन आपकी प्लानिंग, आपकी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल रियलिटी के साथ होनी चाहिए। बाकी अगर मैं कहीं पे गलत हूँ, हो सकता है कि भाई किसी पॉइंट पे आप एग्री ना करते हो, तो मेरे को कमेंट करके अपना ओपिनियन ज़रूर बताना कि भाई मैं ये ऐसा सोचता हूँ, ठीक है। तो ये साहब है। बाकी चैनल सब्सक्राइब करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, और जब तक अगली वीडियो नहीं आती है, हेल्दी रहो और मेहनत करते रहो।